लेकिन आपने स्ट्रगल तो बहुत किया है। और इनकी भी ऐसी आदत है, जिस काम में लग जाते हैं तो लग जाते हैं, नहीं देखते कि दिन या रात का है। मेन बात यही है और आप जिद्दी हैं तो परिणाम निकलता होगा। ये तो डियर स्कॉलर्स, आज ZY इंस्टीट्यूट में मोहम्मद मोनिस का स्वागत है। इन्होंने इस वर्ष 720 में 693 नंबर हासिल किए हैं। इन्होंने अपने पेरेंट्स का तो नाम रोशन किया ही है, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट का भी और मंडल का भी नाम रोशन किया है। आज ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे तैयारी करी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इंस्टीट्यूट में सर यशवीर सर से अनुरोध करूंगा कि मोहम्मद मोनिस का स्वागत करें माला पहनाकर। यशवीर सर का नाम जाना पहचाना है, बताने की जरूरत तो है नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। और ना जाने कितने बच्चे सर ने UPSC में भी निकाले हैं, इंजीनियरिंग में निकाले हैं और डॉक्टर भी बनाए। सर से पुनः अनुरोध है कि मोहम्मद मोनिस को गुलदस्ता देके इनका स्वागत करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये इंस्टीट्यूट पहले अरे इतनी मेहनत बात लगी। डियर स्कॉलर्स, मैं आपको बताऊं कि 1992 से ZY इंस्टीट्यूट चल रहा है और लगभग मैं 243 डॉक्टर्स बना चुका हूं, जितने मुझे नाम याद हैं। डियर स्कॉलर्स, इनके बड़े भाई मोहम्मद शुजा मेरे पास 11वीं क्लास से पढ़ रहे थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने भी गवर्नमेंट सीट निकाली और उनका MBBS हो जाता, लेकिन उन्होंने BDS को लाइक किया। आज वो जामिया मेडिकल कॉलेज में BDS में के स्टूडेंट्स हैं। बड़े भाई के रास्ते पे चलते हुए छोटे भाई उनसे बहुत आगे निकल गए और सबको पिछाड़ दिया। किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, किसी टीचर का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सेल्फ स्टडी करके आज 693 नंबर लेकर आए। इनका इस कोचिंग में स्वागत है और मैं इनसे कहूँगा कि ये हमारे छात्रों को दिशा निर्देश दें कि बच्चे कैसे पढ़ें और कैसे नीट को क्रैक करें और गवर्नमेंट सीट तक पहुँचें। सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ जयदी सर को, यशवीर सर को। वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना कोई बच्चों का भी खेल नहीं है। लेकिन मैं आप सब जैसे मेरी हम उम्र है तो मैं ज़्यादा बता तो नहीं सकता, जैसे सर ज़्यादा बता सकते हैं। बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पूरी तैयारी में एक तो सिर्फ NCERT पे फोकस करा, खासकर बायो की NCERT मैंने यानी कितनी बार पढ़ी मुझे खुद नहीं पता, और मुझे इतना भी याद हो गया था कि कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड, कौन से पेज की कौन सी साइड पे है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बस NCERT को आप इतनी बार पढ़ें कि आपसे जो है वो कोई लाइन और कोई वर्ड मिस ना हो, और NCERT की लाइंस को इतना ध्यान रखें, उस पर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि आपको सब कुछ जो है वो जब आपके सामने पेपर आए तो कुछ नया ना लगे। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बायोलॉजी के बच्चे फिज़िक्स में थोड़े वीक होते हैं, मैं भी फिज़िक्स में वीक ही था, तो मैंने अपनी ये वीकनेस जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से सही करी है, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही दूर भागते हैं। तो मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है। हम जब फिज़िक्स की क्लास लेके निपटते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे फिज़िक्स की क्लास में सर के सामने हो जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमें बाद में भी हों। तो हमें जो है वो इस चीज़ को बार बार जो क्वेश्चंस टीचर्स कराते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। तो हमें एक बार क्लास लेने के बाद उसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है और उन क्वेश्चंस को बार बार करना है।
और ऐसे नहीं करना कि देख लिया क्वेश्चन मुझे आता है तो छोड़ दिया उसे। प्रॉपर सॉल्व करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैं इसी बार बताऊं, नीट के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम गया। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 4 ऑप्शन में सेम थी, कहीं मिलीमीटर था, कहीं सेंटीमीटर था, कहीं मीटर था। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। हमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के जो है वो डायरेक्ट लगा के नहीं आना है। हमें पूरा क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को सही से देखना है। और जैसे एक फिजिक्स के क्वेश्चन में अभी एटम वाला क्वेश्चन पे जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें नई एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी है। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, कोई 7th क्लास का बच्चे भी आराम से कर देता कि सारे एटम्स स्टेबल होती हैं, इसका एग्जाम एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। पर जैसे कि सबने देखा कि वो पुरानी और नई एनसीईआरटी में दोनों लाइंस लिखी हुई थी। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नई एनसीईआरटी के थ्रू जो है वो आंसर दिया है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी का यूज़ करें। और मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था तो मैं उसमें न्यूट्रल रहा, मेरी रैंक और अच्छी हो गई उसकी वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और उसमें जो टीचर्स लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, वो सर बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि उसे बस शॉर्ट नोट्स में बनाने फिज़िकल केमिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स में बना के 8 से 9 पेज में आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और उसे बार बार रिवाइज करते रहें और नए नए क्वेश्चंस बनाएं। जितने आपको नए क्वेश्चंस बनाने की हैबिट हो जाएगी, उतना आपको नीट के एग्ज़ाम में जो है वो और आसान लगेगा कि ऐसा तो मैं रोज़ ही करता था तो मैं आज भी कर दूंगा। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मैंने टेस्ट जो है वो लगभग फर्स्ट मार्च से मैंने टेस्ट देने शुरू कर दिए थे, बिल्कुल नीट की टाइमिंग पे, जो 2 से 5 टाइमिंग होती है। जैसे कोचिंग्स कराती हैं कि संडे टू संडे टेस्ट कराती हैं, मैं वो नहीं मानता क्योंकि उसमें बहुत गैप हो जाता है। जब आप रोज़ टेस्ट दोगे, मैं 1 मार्च से मैंने टेस्ट देने शुरू करे थे और 4 मई तक मैंने लगातार टेस्ट दिए थे। 100+ टेस्ट मैंने दे दिए होंगे और हर टेस्ट में 200 क्वेश्चंस होती हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस भी नहीं करे तो देख लिए और उनमें से बहुत से सॉल्व भी करे। मैक्सिमम मेरे नंबर 600 से 700 के बीच में ही आते थे और उसमें भी जो एवरेज स्कोर था वो मेरा 650 था। तो मुझे ये तो था कि मेरा इतना स्कोर आराम से आ सकता है, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। आखिर दिन तक मुझे यही डर लगा रहा कि मैं इससे नीचे ना चला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप में अपने तैयारी करी थी तब भी मेरे कोचिंग में मार्क्स 650 और इसी लाइन में आते थे। 680 तक गए थे, मुझे याद है 686 तक। तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जब मेरे कोचिंग्स में आ रहे हैं टेस्ट पेपर्स में तो मेरे वहाँ भी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाया उस साल। तो मेरे 558 मार्क्स रह गए थे और बहुत निराशा हुई थी कि इतनी तैयारी करने के बाद भी नहीं हुआ। फिर मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खूब मोटिवेट करा कि एक और ड्रॉप लो और साथ में ये भी ऑप्शन दिया कि तुम्हें प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट ले लो, बाहर जाना है, सारे ऑप्शन मेरे पास खुले रखे। और लेकिन मुझे इस साइड ज़्यादा मोटिवेट करा कि एक और ड्रॉप लेके देखो। उससे मेरे भी माइंड में ये आया कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में 558 स्कोर कर सकता हूँ तो थोड़ा सा और मेहनत करके मैं 600+ स्कोर कर सकता हूँ। तब तक 610 कट ऑफ थी, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं 650 स्कोर सेफ स्कोर होता था पिछले साल तक। लेकिन इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और जब मैं पेपर दे आया तो मेरे 693 मार्क्स ही बन रहे थे और 693 आए। फिर मैंने यही सब सोचा था कि मुझे एम्स मिलेगा, दिल्ली के कॉलेजेस मिलेंगे क्योंकि रैंक बहुत अच्छी आती। लेकिन इस बार की कट ऑफ आपने देखी कि कंपटीशन कितना बढ़ गया, उससे कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि डायरेक्ट जो इस मार्क्स पे पिछली बार 600 थी AIR और इस साल जो है मेरी 2715 बनी। तो कितना फ़र्क आ गया, मतलब 2000 करीब बच्चे जो हैं वो बढ़ गए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर स्कैम हुआ भी है तो इतने बड़े लेवल पे स्कैम नहीं हो सकता
और हो सकता होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे पेपर को खारिज कर देती। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन बढ़ा है। आप ये ना सोचें कि 2024 के बच्चों के साथ तो स्कैम हुआ था, या जितनों के आए सबके चीटिंग्स आए, जिसके नहीं आए वो चीटिंग की वजह से रह गया। तो आपको अगले साल तैयारी ये सोच के भी करनी है कि कंपटीशन भी बढ़ा है। हुआ होगा स्कैम, हमें नहीं पता, ना हम इस बारे में कुछ जानते। हमें पता है कि हमने मेहनत करी और हमने पेपर दिया, जैसा जिसने पेपर दिया उसके वजह से मार्क्स आ गए। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो कट ऑफ 610 थी पिछली बार, वो आज डायरेक्ट 650 पे आन के रुकी है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। खासकर जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मोटिवेशन होता है कि मुझे अपने घर को एक अच्छी उस पे लाना है, स्थिति पे, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर पढ़ते हैं। और इसलिए हम ज़्यादातर ये कहानियाँ सुनते हैं कि छोटे मतलब कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई टेलर, इन सब के बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करा। तो उनके पास ये एक इंटरनल मोटिवेशन होता है कि मुझे अपने घर की स्थिति सुधारनी है। और थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि जो आजकल के अच्छे मतलब मिडिल क्लास और अच्छे रिच पीपल्स हैं, उनके बच्चे भी ये सोचते हैं कि जब मेरे घर वालों ने मुझे इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत इसका रिटर्न करूं, और वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारी उंगली एक सी नहीं होती, सारे रिच जो हैं वो मेहनत नहीं करते, ऐसा भी नहीं होता, और सारा ये भी नहीं होता कि सब मेहनत करते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हमने पढ़ ली। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि पढ़ने के बाद वो ये सोचते हैं कि चलो पढ़ लिया, अब तो मैंने क्वेश्चन जब आएगा तब देख लूँगा। तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत रोज़ ही करनी है। लगभग मैं अपना ऐसे टारगेट बनाता था कि मुझे 200 क्वेश्चन रोज़ करने हैं टेस्ट के अलावा। मतलब मैं जैसे सुबह में रिवाइज कर लेता था, फिर दोपहर में टेस्ट दे देता था, उसका एनालिसिस करके उसके बाद में रात में फिर क्वेश्चंस लेके बैठता था। रिवाइज नहीं करता था, मैं क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करता था। ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि कौन कैसे रिवाइज करना चाहता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें और बस अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन जो 3 घंटे होता है वो भी डिसाइड करता है कि आपका आगे क्या फ्यूचर है। थैंक यू। अगर किसी स्कॉलर्स को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई स्कॉलर्स को पूछना चाहता है, पूछिए। बेझिझक जिसे भी जो भी क्वेरी है वो पूछे। मतलब जैसे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं हमसे, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसका मतलब कुछ जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपको उसको सबसे पहले ये करना है कि एक अलग नोटबुक में लिख लेना है और उस क्वेश्चन को बार बार देखना है, ताकि उस जैसा क्वेश्चन आगे गलती ना हो। नीट का सिलेबस जो है बहुत अब कन्फाइंड हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा है। तो उस हिसाब से बस उस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिए और दिमाग में रखिए कि ये क्वेश्चन मुझसे फिर से गलत नहीं हो, और डिमोटिवेट नहीं होना। बस उस दिन जो पेपर में होगा वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी प्रैक्टिस में तो सबकी गलती होती है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? जैसे एक टारगेट होता है घर पर कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो देखो आपका भाई, क्वेश्चन ये है कि रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ओके। हमें कभी भी आर बेस्ड स्टडीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा टारगेट कितनी देर में कंप्लीट होगा। मैं अपना ऐसे टारगेट बनाता था, जैसे मैं ड्रॉपर था तो मैं 2-2 चैप्टर एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लेता था, तो मैं उस हिसाब से टारगेट बनाता था। तो कभी उसमें पूरा दिन भी निकल जाता था, कभी आधे दिन में भी हो जाता था। तो आपको अपने टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, घंटों से कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है? मैं बताऊँ, आप सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, सब मतलब नीट का ही बैच है, तो इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हैं? अभी तो नॉर्मल से आपको बोलना पड़ रहा है, मेरी जान मान के भी बोलना है आपको आगे, इतना हेजिटेट क्यों हो रहा है?
पूछिए, मैं आपका यहाँ का कुछ पूछो तो कि मुझसे बड़े मत बड़े आ हैं, रही हो। उनके लिए छोटा भाई हूँ, और किसी के लिए साथ का हूँ, तो आप आराम से पूछिए। कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछिए। ऐसा समझिए मत कैमरा लगा हुआ है, आराम से बिना ऐसा भी अपना परिवार है यहाँ तो। यहाँ तो छोटी सी, अभी मैं जामिया के स्टेज पे बोल के आया हूँ इतने लोगों के सामने, एक तो आपको वहाँ तक भी तो जाना है। पूछिए। सर मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा फिजिक्स नहीं होती, मुझे क्वेश्चन जो होते हैं मुझसे न्यूमेरिकल ज़्यादा होते नहीं, तो उससे मैं डिमोटिवेट ज़्यादा होता हूँ। न्यूमेरिकल मुझे ज़्यादा जो है हार्ड लगते हैं बहुत फिजिक्स। मतलब आपके फिजिक्स न होने से आप डिमोटिवेट में लगते हैं। फिजिक्स सर न्यूमेरिकल उससे ज़्यादा होते नहीं। फिजिक्स आप किससे पढ़ते हैं? सेवन सर। देखिए, टीचर सब अच्छे होते हैं, बस आपका ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है। सहबान सर ने मुझे भी पढ़ाया है, मैंने खुद पढ़ाया, उनसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी वो कराएं आप उसे रिवाइज करिए, और अगर जैसे आपको क्लास में ही समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए बेझिझक। आपने ट्यूशन फ़ी दी है पढ़ने के लिए, तो इस बात में बिल्कुल हेजिटेट ना हो कि 50 बच्चे मेरे बेइज्जती करेंगे। ये बेइज्जती कुछ नहीं होती। हमारे सर भी यही कहते थे कि जो कोचिंग में बेइज्जती हो रही है वो कोई बेइज्जती नहीं है, जो रिजल्ट डे पे बेइज्जती होती है उसके सामने। सही बात। तो आपने पूरी ट्यूशन फी दी है, आप बेझिझक होके सर से फिर से पूछिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जाके उसे घर पे रिवाइज करें, वो क्वेश्चंस फिर से करें, उस जैसे क्वेश्चंस फिर से करें। आजकल सब कुछ रिसोर्सेज ज़्यादातर फ्री हैं। मैंने ज़्यादा बैचेज नहीं दिए इस बार ऑनलाइन। मैं यूट्यूब पे जितने फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी, टीचर्स कराते ही रहते हैं आजकल, वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए और नए नए क्वेश्चन देखिए। जब होने लगेंगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। मैं टाइम कैसे मैनेजमेंट करें? टाइम जब हम लेकर बैठते हैं एक सब्जेक्ट को तो किसी को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, किसी को कम टाइम देते हैं, तो ये कैसे मैनेजमेंट देखिए, करें? वीकनेस के हिसाब से आप जो है सब्जेक्ट को मैनेज करिए। फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दीजिए, और उसके चक्कर में ये ना हो कि खाली फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़िए, बायो भी पढ़िए। आप दिन को जो है वो डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी आपका शेड्यूल हो उठने का सोने का, उस हिसाब से आप दिन को डिवाइड करिए। और जो जैसे आपको फिजिक्स भारी लगता है तो आप फिजिक्स को जो है वो पहले पढ़ें जब आपका माइंड फ्रेश हो, और उसके बाद से बायो आप ज़्यादातर रात में रखे करें, क्यों रात में भी नहीं बल्कि शाम में रखे करें, क्योंकि उस टाइम जो है वो आपको बोरियत सी होती है कि मैं कुछ नया पढ़ूं। तो बायो सबको ही अच्छी लगती है नीट के बच्चों को, तो आप शाम में बायो रखें, जब आपको रात में फिर नींद आने का टाइम हो आप फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने लगे, तो उससे नींद भी भाग जाती है। और जब क्वेश्चंस होने लगते हैं तो आपको खुद मज़ा आने लगता है। वो तो बायो के साथ जैसे सर भी दिखाया जाएगा नींद आने की ना। हाँ पूछो। आपका रेगुलर रूटीन क्या था स्टडी का? मेरा रेगुलर रूटीन ये था कि मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के जिम करता था पहले 1-1.5 घंटे अपना माइंड फ्रेश करके, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि कब क्या हो रहा है। मेरा सेपरेट रूम था घर में, मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी बिल्कुल सेपरेट एनवायरनमेंट दिया पढ़ने के लिए, और बस उसके बाद पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद और करना क्या है। मतलब जो भी आपकी हॉबी है, जैसे 1-1.5 घंटे आप उसे कर लीजिए जब भी आप चाहें, जब आप बोर हो, जब आप थक जाएं तब उठ के कर लीजिए, लेकिन उसके बाद तो आपको पढ़ना ही है। और हमें काम क्या है भाई, हमें कोई हमारे मम्मी पापा ये तो कुछ कर नहीं रहे कि आप जाके कोई काम करें, आपको पढ़ना ही तो है बस, तो आप उसमें ही एक्सेल करिए। और कोई मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई हर तरह का बच्चा नीट कर सकता है या वही जिसका माइंड ज़्यादा शार्प हो? या ऐसा कुछ नहीं है कि माइंड शार्प होता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, होते हैं कुछ बच्चे ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन वो 720 वाले होते हैं। हम भी नहीं है इतने के इतने मार्क्स स्कोर कर ले। मैं भी अभी पेपर से पहले यही सोचता था कि किसी बच्चे की 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। तो ये उनके लिए हैं जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एवरेज बच्चा भी अगर ये सब करे जो मैंने बताया है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और अपने टीचर्स को फॉलो करे, क्योंकि टीचर्स 50-50 साल 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके आपको गाइड करते हैं, तो आपको टीचर्स की ज़रूर सुननी है। मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो वहाँ पे मैं अपने टीचर्स से
जो टीचर्स कह देते थे कि जैसे आपको आज 6 घंटे ये वाला काम करना है, तो मैं वाला काम करता था, जबकि मुझे कोई चेक नहीं करता था आगे क्या कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं टीचर्स की मानता था। तो आपको इतना सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है कि आप टीचर्स की ज़रूर माने, और हर कोई बच्चा नीट निकाल सकता है। अब ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली या कोटा जाके 1-1 लाख रुपए दे के कोचिंग करें। आजकल बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे और फ्री में भी यूट्यूब पे इतने बैचेज आ गए हैं कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यूपीएससी तक की तैयारी आप जो है वो यूट्यूब से कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो तो कोई भी कोचिंग कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और कोई थैंक यू मोहम्मद मनीष, आपने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत दिशा निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा नीट पास कर सकता है, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक मेंटर हो जो आपको टाइम टू टाइम है ना गाइड करता रहे ना, कौन से क्वेश्चन आने हैं वो बताता रहे बस, और कुछ नहीं। सारी मेहनत तो आपकी है, 90% आपकी मेहनत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोहम्मद मोनिस का स्वागत करता हूँ। और ये जो तो इस कोचिंग सेंटर पर आके हमारे यहाँ छात्रों को ज़रूर है ना दिशा निर्देश दें, ताकि आप भी आगे कामयाब हों इनकी तरह। मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत से बच्चे जा चुके हैं। यहाँ से आईजी जो लव कुमार है वो भी यहीं से गए हैं, यहाँ से जज भी गए हैं, और डॉक्टर तो बहुत गए हैं। तो एक बार मैं फिर इनका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे आए और आपको जिस बच्चे को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो मुझे कांटेक्ट कर